कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में हिंदी की जो आपकी पुस्तक है आरोह भाग 2 इसका जो पार्ट 1 है आपका, इस पार्ट का हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो हिंदी का पार्ट 1 है आपका जिसका नाम है आत्म परिचय। तो यह जो आत्म परिचय पार्ट है, इस पार्ट के जो लेखक हैं इसके जो कवि हैं, इसके कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई है आपकी कविता आत्म परिचय। तो इस कविता की आपकी जो 4 पंक्तियां हैं, इन 4 पंक्तियों का संदर्भ प्रसंग व्याख्या हम कंप्लीट करेंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप अच्छे से इनको कंप्लीट कर सकें। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंझीकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। तो ये आपकी 4 पंक्ति हैं। तो इनके जो शब्द है वो इनके किस तरह से अर्थ निकल रहे हैं थोड़ा सा समझ लीजिए। तो पहला है मैं, यानी कि स्वयं। यहाँ पे कवि स्वयं के बारे में कह रहे हैं। जग जीवन का अर्थ रहेगा कि संसार का जो जीवन है वो इसका अर्थ निकलेगा। भार यानी कि एक तरह से बोझ, जिम्मेदारी। फिरता हूँ यानी कि फिरते हैं, ये घूमते हैं, इसका भार लिए फिरते हैं। इसके बाद आपका रहेगा जीवन यानी कि जीवन है, प्यार यानी कि प्रेम। और अगली आपकी पंक्ति है झंझीकृत शब्द का क्या अर्थ निकलेगा? इसका अर्थ निकलेगा आपका गूंज उठना या स्पंदित होना। छूकर यानी कि स्पर्श करके। अगला है सांसों यानी कि एक तरह से श्वास। और 2 तार यानी कि जीवन रूपी जो सांसें हैं वो क्या है? इनके 2 तार हैं। लिए फिरता हूँ यानी कि साथ लिए ये फिरते हैं। तो इस तरह से मैंने इन शब्दों का अर्थ आपको बता दिया है। अब हम संदर्भ किस तरह से लिखेंगे ये समझ लेते हैं। पहले संदर्भ में किस तरह से लिखा जाता है, तो मैं यहाँ पे आपको संदर्भ लिख के बताऊंगी कि संदर्भ किस तरह से लिखा जाता है। तो यहीं पर हम हेडिंग डाल लेते हैं इसकी, संदर्भ किस तरह से लिखा जाता है। तो संदर्भ लिखा जाता है, संदर्भ में आपको 3 बातें याद होनी चाहिए। कितनी? 3 बातें आपको संदर्भ में याद होनी चाहिए। कौन कौन सी? कि जो पंक्तियां हम पढ़ रहे हैं, कौन सी पंक्ति? ये वाली पंक्ति हम जो पढ़ रहे हैं, ये प्रस्तुत ये पंक्तियां किससे ली गई हैं? आरोह के भाग 2 से। किससे? आपकी ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम क्या है? आरोह भाग 2। आप चाहें तो आरोह भी लिख सकते हैं और यदि आप चाहें तो भाग 2 भी लिख सकते हैं। आरोह के भाग 2 से ली गई है। इसके अंतर्गत हमारा अध्याय है, अध्याय 1 जिसका क्या नाम है? आत्म परिचय। इस अध्याय का नाम क्या है? आत्म परिचय है, इससे ली गई है। इसके जो रचिता है, किसने इन पंक्तियों की रचना की है? इनके जो कवि है क्या नाम है उनका? हरिवंश राय बच्चन है। इनका नाम क्या है? हरिवंश राय बच्चन। तो 3 बातें आपको याद होनी चाहिए। पहली कि हमें पुस्तक का नाम याद होना चाहिए, पुस्तक के अंदर का पाठ है उसका नाम याद होना चाहिए, और इसके जो कवि है, इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम हमें याद होना चाहिए, तभी हम संदर्भ को अच्छे से लिख पाते हैं। तो संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां, यानी कि अभी हमने जो पंक्तियां पढ़ी है। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? अभी मैंने आपको बताया था आरोह भाग 2, या फिर केवल आप आरोह भी लिख सकते हैं। भाग 2 के अध्याय कौन सा है? अध्याय 1 जिसका क्या नाम है? आत्म परिचय। मैंने अभी आपको बताया था आत्म परिचय से ली गई है, या फिर अवतरित है, या फिर संकलित है। अवतरित है या फिर ली गई है
इसके रचयिता, अभी मैंने आपको बताया था कि 3 बातें याद होनी चाहिए। इसके जो रचयिता है वो कौन है? इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। तो इस तरह से आपको संदर्भ लिखना है। तो जितनी भी पंक्तियों के हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या करेंगे सभी में आपको इसी तरह से संदर्भ लिखना है। तो समझ में आया होगा। 3 बातें हैं हमारी। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के भाग 2 का भाग 2 है, जिसके अंतर्गत हमारा अध्याय 1 है, उसका नाम है आत्म परिचय, से ली गई है। इसके जो रचयिता है हरिवंश राय बच्चन है। अब हम प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग लिखने से पहले हमें इसका भावार्थ याद होना चाहिए। भावार्थ हम पढ़ेंगे तभी हम प्रसंग को लिखेंगे। हमें समझ में आना चाहिए कि हम इस कविता में क्या बताया गया है, तभी हम इसका प्रसंग लिख पाएंगे कि कवि क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलिए इसका हम भावार्थ समझ लेते हैं, फिर हम इसका प्रसंग समझेंगे। और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो भी हम पढ़ेंगे, और जो अनइम्पोर्टेंट है उनको भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 12th है। क्लास 12th में से कोई सा भी प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए हम पूरे पार्ट को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे चारों पंक्तियों का जो भावार्थ है वो किस तरह का है। कवि कहते हैं कि वे संसार के अनेक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का भार उठाए हुए हैं। जीवन में अनेक कठिनाइयां हैं, परंतु इसके बावजूद उनके हृदय में प्रेम और अपनापन बना हुआ है। किसी प्रिय के स्पर्श ने उनके जीवन में गूंज और मधुरता भर दी है। वह अनुभव उनके जीवन की सांसों को स्वर देता है। इसलिए कवि प्रेम, संवेदना और आशा को साथ लेकर जीवन पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ पे जो भावार्थ निकल रहा है वो किस तरह से निकल रहा है कि कवि कहते हैं कि वे संसार में, मैंने आपको शब्दों का अर्थ बताया था, जग जीवन यानी कि जीवन रूपी जो संसार है, इसमें जो कवि है उनके क्या है, अनेक कर्तव्य हैं, उनके ऊपर अनेक जिम्मेदारियों का भार है। ये भार उठाए हुए क्या कर रहे हैं, घूमते फिर रहे हैं। लेकिन जीवन में अनेक कठिनाइयां है। जो कवि है, कवि का जो संसार रूपी जीवन है, इसमें उनके अनेक कर्तव्य है, अनेक जिम्मेदारियों का भार उठाए हुए हैं। इनके जीवन में अनेक कठिनाइयां हैं, परंतु लेकिन इसके बावजूद भी उनके हृदय में प्रेम है। बहुत सारी कठिनाइयां इनके जीवन में है, लेकिन इसके बाद भी ये अपने हृदय में सबके लिए प्रेम और अपनापन बना हुआ है। किसी प्रिय के स्पर्श ने उनके जीवन में गूंज और मधुरता भर दी है। किसी प्रिय यानी किसी अपने ने, किसी अपने जो इनके प्रिय हैं, उन्होंने इनके जो मन है उनको इस तरह से स्पर्श कर दिया है कि जीवन में गूंज उठी है। किस तरह की गूंज उठी है, मधुरता की गूंज उठी है। मधुरता की जो गूंज है उसको इन्होंने भर दिया है। वह अनुभव उनके जीवन की सांसों को स्वर देता है। वही जो अनुभव है वो क्या कर रहा है, इनके जीवन की जो सांसें हैं उनको स्वर देता है। इसलिए कवि प्रेम, संवेदना और आशा के साथ लेकर जीवन पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रह रहे हैं। यानी कि इनके जीवन में कठिनाइयां बहुत हैं, बहुत समस्याओं का सामना इन्होंने किया है, लेकिन किसी ऐसे प्रिय का स्पर्श इनके मन में हुआ है कि इनका जो मन है वो मधुरता से भर गया है। वहां अपने अनुभव और उनकी जो जीवन की सांसें हैं उन्हीं के सहारे ये क्या कर रहे हैं, सबके प्रति प्रेम, संवेदना और आशा को साथ लेकर अपने जीवन पथ में ये निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हमने भावार्थ समझ लिया है। अब हम इसका प्रसंग देखेंगे कि प्रसंग हमें किस तरह से लिखना है। तो इन पंक्तियों में कवि ने अपने जीवन की कठिनाइयों के बीच भी प्रेम, संवेदना और आशावादी दृष्टिकोण का परिचय दिया है। जो आपका भावार्थ है, भावार्थ में हमने चारों पंक्तियों का सार पढ़ लिया है। इन चारों पंक्तियों का जो सार है उसे हमें कम शब्दों में प्रसंग में लिखना है। यानी कि जो मेन बातें इसमें बताई गई है वही मेन बातें हमें प्रसंग में लिखनी होती है। तो हमने देखा है कि भावार्थ में इनके कर्तव्य, कठिन समस्याएं हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो वही हम प्रसंग में लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कवि ने अपने जीवन की कठिनाइयों के बीच भी प्रेम, संवेदना और आशावादी दृष्टिकोण का परिचय दिया है।
अब आप यहाँ से चाहे तो ये प्रसंग भी नोट कर सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के अध्याय 1 आत्म परिचय से ली गई है। इसके रचिता हरिवंश राय बच्चन है। प्रसंग में आपने देख लिया है, इन पंक्तियों में कवि ने अपने जीवन की कठिनाई के बीच भी प्रेम, संवेदना और आशावादी दृष्टिकोण का परिचय दिया है। भावार्थ में आपको ये इस तरह से यहाँ से लिखना है कि कवि कहते हैं कि वे संसार के अनेक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का भार उठाए हुए हैं। जीवन में अनेक कठिनाइयां हैं, परंतु उसके बावजूद उनके हृदय में प्रेम और अपनापन बना हुआ है। किसी प्रिय के स्पर्श ने उनके जीवन में गूंज और मधुरता भर दी है। वह अनुभव उनके जीवन की सांसों को स्वर देता है। इसलिए कवि प्रेम, संवेदना और आशा को साथ लेकर जीवन पथ पर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं।